नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एस कुमार शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में आप और हम दोनों डिस्कस करने जा रहे हैं कि 2012 का जो रीट का पेपर हुआ, उस पेपर में मनोविज्ञान के 30 प्रश्न कहाँ कहाँ से और किस प्रकार के आए हैं। और इन प्रश्नों से हमें ये सीख लेनी है कि यदि किसी बिंदु से प्रश्न आए हैं तो उस बिंदु के प्रश्नों में कौन सी शब्दावली प्रयुक्त की जाती है, ताकि आप आगामी पेपरों में वह शब्दावली यदि आपकी आ जाती है तो आप उससे रिलेट कर पाओ और उसको समझ के अच्छा आंसर दे पाओ। और एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, 2012 का जो पेपर हुआ वो सबसे कठिन शब्दावली वाला पेपर है। यानी 2011, 12, 15, 17, 22 और 21, ये जो 6 पेपर हो चुके हैं रीट के, इनमें सबसे टफ पेपर मुझे यही लगा है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आप जब मेरे साथ साथ प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये शब्दावली सबसे कठिन है और इसके ऑप्शंस ऐसे हैं जो सारे ही सिमिलर लगते हैं पढ़ने में। तो इस वजह से मैं इसको सबसे टफ पेपर मान के चल रहा हूँ, जो मैंने जो पढ़ा है अभी तक उस हिसाब से। तो पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को पढ़ते रहेंगे, सीखना है। कुल मिला के आपको यहाँ से नॉलेज ग्रहण करनी है कि आगामी पेपरों में यदि कुछ शब्दावली ऐसे आए तो आप घबराएं नहीं, आसानी से पढ़ के रिलेट करके इसका आंसर दें। पहला प्रश्न है, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती हैं, किस चीज़ पे आधारित है, उसके मोरल वैल्यूज़ किस पे बेस होती हैं। पहला बिंदु है, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई बुराई को निर्धारित करते हैं। दूसरा बिंदु है, कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। तीसरा बिंदु है, नियमों का पालन करने के बदले कुछ लाभ मिलेगा, कुछ उसके बेसिस पे कुछ मिलेगा आप काम करोगे तो। या फिर ये है कि सही कार्य वो हैं जो व्यक्ति उसके द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करे। अब छोटे बालकों की यानी कि उत्तर बाल्यावस्था के बालकों के बारे में बता रहा है। तो उत्तर बाल्यावस्था काल जो 6 से 12 वर्ष के बीच का है, तो ये जो बालक होते हैं अब विद्यालय जाना शुरू कर चुके हैं। विद्यालय जाना शुरू कर चुके हैं तो ये विद्यालय में ऐसी चीज़ों को देखेंगे और फिर देख के सीखेंगे, जैसे कि मोरल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, बड़ों का सम्मान करना, गुरुजी को प्रणाम करना हो गया, अगर कोई जो है घायल है तो उसकी मदद करना। तो ये देख कर सीखते हैं। अब देख कर सीखना यहाँ सिर्फ एक ऑप्शन में दे रखा है कि भौतिक परिणाम हो, विद्यार्थियों के सामने जो होगा वो उससे ही अच्छा बुरा सीखेंगे। यानी लाइव जो उनके सामने होगा उस चीज़ को देख के वो सीखेंगे। यानी कि बड़ों का सम्मान करना भी तब सीखेंगे जब वह अपने क्लास में या अपने अन्य भाई बहनों को ये देखते हुए सीख रहे हैं कि वो गुरुजी को प्रणाम करते हैं, उनके ढोक देते हैं, ढोक देने का मतलब उनके पैर छूते हैं या उनका सम्मान कर रहे हैं, तो फिर वो भी वैसे ही मॉरल वैल्यूज सीखता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन। हालांकि नीचे वाले ऑप्शनों में भी कोई कमी नहीं है, वो भी पॉजिटिव बात कर रहे हैं, पर यहाँ प्रश्न में नैतिक तर्कना की बात करें और नैतिक तर्कना मोरल वैल्यूज़ जो हैं ऐसे सीखी जाती हैं कि वो अच्छी बुरी हैं तो उसको सामने से किया जाए तब पता लगेगा। यानी भौतिक परिणाम या भौतिक स्वरूप के माध्यम से अच्छा बुरा जो होगा उसको देखकर बालक सीखेगा। तो ये बालक उत्तर बाल्यावस्था का है, 9 साल का है। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदाहरण ऐसा है जो उदाहरण अभिप्रेरणा का नहीं है या अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। कृष्णा नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर देता है। अगला है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन पढ़ना शुरू कर दिया। जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखाना आरंभ कर दी। राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सह संबंध स्थापित करने में प्रगति की है। बिंदु आपके हैं अभिप्रेरणा। मोटिवेशन से क्या क्या है, तो यहाँ मोटिवेशन का हम रिजल्ट देख रहे हैं कि उससे क्या चीज़ होगी। तो पहला बिंदु आपके यहाँ था कि नृत्य का समय 1 घंटे से 2 घंटे बढ़ा दिया है। यदि ऐसा बालक जो नृत्य कला, जैसे मान लो कि उसको कुछ करना है जीवन में नृत्य के क्षेत्र में, तो वो प्रैक्टिस करने के आर्ट्स में वृद्धि कर रहा है, तो मोटिवेट होकर कर रहा है, बिल्कुल बात सही है। तीसरा ऑप्शन है, जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखाना प्रारंभ कर दी है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और वो घायल अवस्था में आपके हॉस्पिटल में है और उसके सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, फिर भी वो अपने शरीर से मजबूती दिखा रहा है, सांस लेने की कोशिश कर रहा है, तो उसको जिंदा रहने की जो है ललक उसके अंदर है। तो इस प्रक्रिया में मोटिवेट है, वो सेल्फ मोटिवेट हो रहा है, उसको अभिप्रेरणा मिल रही है, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है।
ऐसे ही राम ने तेजी से आधुनिक और प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्ति में सहसंबंध स्थापित किया है। तो मैंने कल भी ये सब आपको प्रश्न करवाया था कि जब बालक नई चीज़ों को करने में, नई जानकारी को प्राप्त करने में सह संबंध स्थापित करता है तो वह मोटिवेशन का परिणाम है। तो यहाँ बस अब एक ऑप्शन बच जाता है कि 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन किया, यह अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है, यह अभिरुचि का परिणाम है। किसका परिणाम है? अभिरुचि का। वह अपनी रुचियों के आधार पे जो है दर्शन का, फिलोसॉफी का अध्ययन करना शुरू कर रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बी वाला। अब आप ये ना देखें कि यहाँ पे सी लग रहा है, सी नहीं, इसका आंसर आएगा बी, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको वैसे ही समझा रहा हूँ जैसा आपको पेपर में पढ़ते हुए समझना है। क्या होता है दोस्तों कि आप अपना समझ पेपर में न लेके जाएं, आपको पेपर के लैंग्वेज के हिसाब से आंसर चूज करना आना चाहिए कि क्या है और क्या नहीं है। यदि इस साल भी ऐसा प्रश्न है मोटिवेशन का, तो आप समझे कि क्या मोटिवेशन है क्या नहीं है। जिंदा रहने के लिए वो श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखा रहा है तो मोटिवेशन है। अगला आपके सामने है कि वह सहसंबंध स्थापित कर रहा है नवीन जानकारी के लिए, तो ये भी है। उसने कुछ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने प्रैक्टिस के आवर्स बढ़ाए हैं, तो वो बात भी है। आप किसी चीज़ का अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं, आपकी रुचि पे डिपेंड करता है, अभिरुचि पे। आपका जो है अभिरुचि किस पे है, उस बेसिस पे आप ये अध्ययन कर पा रहे हो। तो ये आपका मोटिवेशन का जो परिणाम है वो नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा। ऐसा कौन सा कार्य है जिससे अध्यापक प्रशंसा करे बालकों की और उससे वो परिणाम उसको प्राप्त हो? पहला ऑप्शन आपके सामने है प्रभावी प्रशंसा, एक प्रभावी प्रशंसा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों के अवधान को उनके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करता है। अवधान का मतलब कि विद्यार्थियों का ध्यान जो है एक जगह रहेगा, तो उनसे कार्य केंद्रित करने के लिए होगा। अगला है विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य को निष्पादन को उनके समूह के अन्य साथियों के संदर्भ वर्णित करता है। तीसरा है विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं एवं कार्य के निष्पादन के महत्व की जानकारी या सूचना देता है। जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाता है तो उन्हें सकारात्मक व्यवहारात्मक समर्थन देगा। अब ये बात है कि हम जो अध्यापक हैं, अध्यापक होने के नाते एक प्रभावी प्रशंसा जो है हम करें तो उससे क्या होगा छात्रों में? तो जब हम प्रभावी प्रशंसा करते हैं तो यदि प्रशंसा में प्रभाव हुआ तो बालक की जो योग्यता है, बालक ने जो कार्य पूर्ण किया है, वह उसके महत्व को समझेगा। उसके लिए इस चीज़ का महत्व बढ़ जाएगा कि उसने जो कार्य किया है उससे उसको क्या फ़ायदा होगा। उसका महत्व यदि उसको पता है तो वह प्रशंसनीय कार्य करने के लिए आतुर रहेगा और ऐसे कार्य करने के प्रति और भी जो है संलग्न हो जाएगा। तो इसका सीधा सा आंसर ये आएगा सी वाला, कि विद्यार्थियों को जब एक प्रभावी प्रशंसा मिलती है तो वह अपनी योग्यताओं का महत्व समझते हैं कि जो हम में योग्यता है इनको प्रकट कर रहे हैं तो इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं है। अब जो कार्य निष्पादित कर रहे हैं, क्या उस कार्य का आपको महत्व फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये यहाँ से सीखने को मिल रहा है। अगला आपके सामने प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम को प्रदर्शित करता है? यानी कौन अधिगम का उदाहरण है? अधिगम का मतलब स्थायी ज्ञान सीखना, पूर्व में नहीं था आप में पर आपने उसे सीख लिया है। तो ये हम देखते हैं। पहला आपके सामने ऑप्शन है हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। दूसरा स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में लार आना। तीसरा चढ़ना भागना एवं फेंकना 3 वर्ष से 5 वर्ष की अवस्था में, या इनमें से सभी। अब 2 या 3 तरह के बालक इस प्रश्न का आंसर लगा के आएंगे। एक तो वो बालक जो उपरोक्त सभी या इनमें से सभी ऑप्शन पढ़ते ये वाला लगा देते हैं, तो यहाँ ये वाला तो बिल्कुल गलत है। अब एक बालक वो होगा जो ये सोचेगा कि चढ़ना भागना और फेंकना 3 वर्ष से 5 वर्ष का बालक ये सब क्रियाएं इतनी तेजी से नहीं कर पाता है, तो इस अवस्था में ये सब बातें हो जाए कि वो चीज़ों को उठा के फेंकने लग जाए दूर दूर तक, या बहुत तेज़ी से दौड़े, या चढ़ने लग जाए, भागने लग जाए, तो ऐसी क्रियाएं कम होती हैं। अब 2 ऑप्शन बचे, दोनों में से एक लगाना है। तो यह तो हमारे स्वभाव में है कि हम जैसे ही भोजन को देखते हैं, स्वादिष्ट भोजन को देखते हैं तो हमारे मुंह में लार आएगी। तो इसमें अधिगम कहाँ है? ये तो सभी करते हैं। क्या भोजन को देखकर लार आना सीखना हो रहा है? कैसे यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। सीखना तो आप में तब हुआ जब आप स्कूल गए और आपने अपने भाई बहनों को देखकर अभिवादन करना सीखा। पहले आप ये नहीं करते थे, किंतु जब एक बालक स्कूल में ऐसा करना सीख गया है तो इससे ये समझ में आता है कि बालक ने अभिवादन करना
उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ और वो स्थायी परिवर्तन हो गया है, तो ये अधिगम है। तो यहाँ इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो है अभिवादन करना सीखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? चिंतन वाले बिंदु से प्रश्न लिया गया है। चिंतन यानी थिंकिंग। अब थिंकिंग से संबंधित या सबसे कम काम आने वाला उसमें कौन सा बिंदु रहेगा? तो देखिए, चिंतन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वह प्रतीक और चिन्हों पर जो है रिलाई करे, प्रतीक चिन्हों को समझे, भाषा शैली को समझे, चित्रों को समझे। किंतु मांसपेशीय काम, हाथ पैरों को चलाना, ये कम होगा, क्योंकि चिंतन कर रहा है, तर्क कर रहा है, सोच विचार का कार्य है, तो मांसपेशियों का जो काम है वो कम होगा। तो ये सबसे सूटेबल आंसर है कि इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। ऐसा नहीं है कि हम मांसपेशी काम नहीं करेंगे, करते हैं, किंतु जब सोचने विचारने का काम है तो उस समय हम मांसपेशियों का प्रयोग या मांसपेशियों की जो क्रियाएं हैं वो कम करते हैं। हमारा ध्यान चित्र, प्रतीक, चिन्ह और भाषा इन पे ज़्यादा होता है, ताकि क्योंकि अगर वो नहीं समझेंगे, जैसे इस समय हम जो काम कर रहे हैं वो मांसपेशी क्रिया कम है, चिंतन है यहाँ पे, तो प्रतीकों को समझ रहे हैं, जो चिन्ह यहाँ दिए गए उसको समझ रहे हैं, प्रश्नों की भाषाओं को समझ रहे हैं, तो ये तो हम जो सीख रहे हैं वो चिंतन की प्रक्रिया है। किंतु मांसपेशी जो प्रक्रिया है वो यहाँ कम लागू होती है चिंतन के समय। अगला हमारे सामने प्रश्न है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। कल भी आपको मैंने अंतर्वैयक्तिक शब्द समझाया था। अंतर्वैयक्तिक का मतलब होता है दो व्यक्तियों में तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना। अब आप मुझे यहाँ ऑप्शन पढ़ने के बाद बताना कि कौन सा सही होगा। दूसरे के अंतर्मन की, क्या दूसरा मतलब कि अलग आपके अलावा जो दूसरा है उसकी मन की बात पता करना नहीं है। दूसरे के मूड को देखना, ये भी नहीं होगा। दूसरों के विचारों को, क्या दूसरों के विचारों की बात की जा रही है? नहीं, मैंने कहा था अंतर्वैयक्तिक में कि दो जनों की बात की जाएगी एक दूसरे की। तो यहाँ दे रखा है कि मिलते जुलते संवेगों एवं उदासी, जैसे उदासी, पछतावा आदि में भेद कर पाना है। तो सिमिलर टाइप की चीज़ें दो जनों में देखी जाएगी, दो व्यक्तियों में तुलना की जाएगी। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यहाँ आपकी इस प्रकार से प्रभावित करती हैं जी। तो ये आपको समझना है कि कहाँ अंतराव्यक्ति का मतलब एक ही व्यक्ति के बारे में जो है तुलनात्मक रूप से बताया जा रहा है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या है? कौन सी व्यू रचना या अभिप्रेरित लैंगिक स्तरों में मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समता की भावना के विपरीत हों? लैंगिक समता की भावना के विपरीत, प्रश्न ढंग से पढ़ना है। लैंगिक समता, जेंडर इक्वलिटी के विपरीत बात की जा रही है। कई बार तो बालक प्रश्न पूरा नहीं पढ़ता है, ऑप्शन देखने लग जाता है। ऑप्शन देखने के चक्कर में उसको वो चीज़ समझ में नहीं आती जिसको समझना है। यहाँ देखना है लैंगिक समता के विपरीत बात की जाए, जहाँ लड़के और लड़कियों के अलावा केवल एक ही तरह की बात की जाए, यानी या तो बात सिर्फ लड़कों की करे या सिर्फ लड़कियों की बात करे, वो ऑप्शन आपका गलत है। तो हम देखते हैं पहला ऑप्शन, विद्यार्थियों को बताएं कि रूढ़िबद्ध विषयों में सफलता हासिल कर सकते हैं। विद्यार्थी में लड़का और लड़की दोनों आते हैं, उनको बताएं। जैसे पहले रूढ़िबद्ध धारणा ये थी कि लड़कियां गणित नहीं पढ़ पाती, किंतु आज जब लड़कियों ने गणित पढ़ी तो वो सीख रही हैं, सब कुछ कर पा रही है। तो ये बात सही है कि रूढ़िबद्ध धारणाओं से आगे बढ़ा जा सकता है विषयों को पढ़ के। अगला है, प्रारंभिक विद्यालय वर्षों में लड़के लड़कियों में शारीरिक एवं गामक कौशलों के विकास में संभावित क्षमता समान होती है। जब एक 12 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की तुलना की जाए तो उस समय गामक कौशल लगभग एक जैसे सिमिलर काम करते हैं, बात सही है। तीसरा, लड़कों की समस्याओं के समाधान और विश्व स्तर पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यताओं को आत्मविश्वास विकसित करे ताकि उनको सहयोग प्रदान हो। केवल बात लड़कों की गई है, यहाँ लड़के और लड़कियों की बात नहीं की गई है, तो ये ऑप्शन गलत है। एक और देख लेते हैं पढ़ के, लड़के और लड़कियों दोनों को कम आक्रामक और एक दूसरे के प्रति अंतक्रिया करने में समझ सामाजिक तरीके सिखाए जाए, ये बात भी सही है। तो एक ऐसा ऑप्शन है आपके यहाँ जिसमें केवल लड़कों पे फोकस किया गया है, तो ये जेंडर इक्वलिटी के विपरीत चला गया, क्योंकि अगर जेंडर इक्वलिटी होगी तो लड़के और लड़कियों दोनों की बात करेगा समानता से। तो यहाँ केवल लड़कों के बारे में बात की गई है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आपके सी वाला, क्योंकि यहाँ केवल लड़कों के बारे में बात की जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अध्यापक किसी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नता देख रहा है। समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नता, समुदाय मतलब किसी एक समाज से आने वाले लड़के लड़कियों के बीच में डिफरेंसेज हैं, और लड़के और लड़कियां और सामान्य जो बालक बालिकाएं जो हैं उनमें क्या अंतर आ रहा है। जैसे एक समाज विशेष और अन्य बालक जो सामान्य बालक है उनमें क्या अंतर आ रहा है, कैसे पता करेगा? तो उनकी भाषा शैली, उनके हाव भाव से, उनके अपने आप को बताने से, अभिव्यक्त करने से समझेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा
कि जब आपको समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नता चेक करनी हो तो आप उस समुदाय की भाषा को देख लीजिए, उस समुदाय के लोग अपने आप को कैसा अभिव्यक्त करते हैं। आप सीधे तरीके से उसको पता कर पाओगे कि समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है। अगला प्रश्न, सृजनशीलता का पोषण करना है तो बताइए आप जो हैं किस प्रकार से अपने विद्यार्थियों को रखेंगे। क्या उनको कार्य केंद्रित रखेंगे, क्या उनको लक्ष्य केंद्रित रखेंगे, पुरस्कार प्रेरित होकर रखेंगे, या कार्य और लक्ष्य केंद्रित दोनों रखेंगे। मोस्ट ऑफ बच्चे जिसका आंसर लगा के आने वाले हैं वो लगाएंगे सी, पर ये आंसर गलत है। क्यों गलत है? अब ऐसे प्रश्न इसलिए डाले जाते हैं पेपरों में ताकि बच्चे ने क्या उस टॉपिक को पढ़ा या नहीं पढ़ा। कई बार तो बालक जिसमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, दोनों ऑप्शन सिलेक्ट करके उसको लगा के आ जाएगा, उसको लगेगा कि दोनों पॉजिटिव बातें की गई हैं तो ये लगा दे। तो इस प्रश्न का जो जवाब है वो रहेगा कार्य केंद्रित, टास्क फोकस्ड। ऐसा बालक जो सृजनशील हैं उसको वह लक्ष्य केंद्रित नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? लक्ष्य केंद्रित। अब क्यों नहीं है मैं आपको समझाता हूँ। अगर वो लक्ष्य केंद्रित होकर कार्य करेगा तो वह समस्या समाधान के विभिन्न तरीके नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि सृजनशील बालकों में खास बात होती है कि वह किसी समस्या के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करेंगे ताकि उनकी समस्या का समाधान हो जाए। तो अगर वो लक्ष्य केंद्रित होकर काम करेंगे तो फिर वह वो काम नहीं कर पाएंगे जिससे विभिन्न तरीके किसी समस्या के समाधान के मिले। तो इसलिए वो सिर्फ फोकस्ड होकर टास्क को कंप्लीट करने में लगे रहते हैं, तो कार्य केंद्रित रहते हैं, लक्ष्य केंद्रित नहीं होंगे। और पुरस्कार प्राप्ति उनको नहीं चाहिए, वो पुरस्कार प्राप्ति के लिए कार्य नहीं करते हैं। ऐसे बालक केवल समस्या समाधान के लिए अलग अलग तरीके ढूंढते रहते हैं। अगला हम देखते हैं प्रश्न, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है। तो हम ऐसी विशेषता ढूंढते हैं। पहली बात, बालकों की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते हैं। ये विशेषता उनकी हैं। हाँ, बात सही है कि वो जो माता पिता जो इस वंचित वर्ग से आ रहे हैं, समाज में पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं, तो वह अपने बच्चों को प्रभावशाली से स्कूल जाने के लिए प्रेरित नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगला ऑप्शन है नियमित स्वास्थ्य देखभाल नहीं मिलती। ये बात गलत है। वंचित वर्ग का विद्यार्थियों, किसी भी वर्ग का विद्यार्थियों, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उनके लिए होगी। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न पढ़ के, व्यापक एवं विविध अनुभवों को प्राप्त नहीं कर सकता। ये बात भी सही है। वो वंचित वर्ग के विद्यार्थियों से रिलेटेड हैं, जो बात नहीं होगी उसको हटा देंगे। विद्यालयों में अच्छा करने के लिए अभी प्रेरित नहीं किया जाता। ये बात भी सही है। जो समाज में पिछड़ा हुआ है, यदि उसको विद्यालय में अच्छा करने के लिए प्रेरित किया जाए, मोटिवेट किया जाए, तो वो अच्छा काम करने लगेगा और उसकी सामाजिक स्थिति सुधरेगी। अगली बात है कि उनको वैसा अनुभव नहीं मिल पाता है जितना समाज के सामान्य लोगों के बच्चों को मिल पाता है, और वो उनके माता पिता भी उनको अच्छे प्रभावी ढंग से तैयार नहीं कर पाते हैं विद्यालय के लिए। तो बात एक ही बच जाती है यहाँ पे, वो हैं कि नियमित स्वास्थ्य देखभाल नहीं मिलती। ये विद्यार्थियों के वंचित वर्ग के होने से रिलेटेड नहीं है। अगला बिंदु देखते हैं। प्रश्न संख्या है क्रियात्मक अनुसंधान का। क्रियात्मक अनुसंधान में हम कल भी देख रहे थे, मैंने आपको कल भी और परसों जो 2 पेपर करवाए उनमें समझाया था कि क्रियात्मक अनुसंधान वो हैं जो विद्यालय स्तर पे किया जाए समस्या के समाधान के लिए, तत्काल समस्या के समाधान के लिए, और वहाँ के शिक्षक, वहाँ के कर्मचारी और प्रधानाध्यापक के द्वारा किया जाएगा। तो ये बात पहले ही ऑप्शन में दी गई है कि अध्यापक, शैक्षिक प्रबंधक और प्रशासक जो हैं ये मौलिक अनुसंधान, यह जो है क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। ये मौलिक अनुसंधान से अलग है। मौलिक अनुसंधान तो शोधकर्ता, प्रमापीकृत उपकरणों पर आधारित और न्यायादर्श पे आधारित यानी कि सैंपल्स पे बेस्ड होता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय आधारित समस्या के तुरंत निवारण के लिए वहाँ के अध्यापक, शैक्षिक प्रबंधक यानी कि आपके वहाँ पे प्रधानाचार्य की बात कर रहा है, और वहाँ के जो प्रशासक वगैरह हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान यानी नॉर्मल जो रिसर्च है उससे अलग होता है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान में पहला ऑप्शन है उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है, तर्कयुक्त विवेक पर आधारित है, सांख्यिकी सत्यापन के लिए किया जाता है, या उपकल्पनाओं का निर्माण ही नहीं किया जाता। तो सबसे जो खराब ऑप्शन है वो है डी वाला, उपकल्पनाओं का निर्माण तो करना पड़ेगा आपको क्रियात्मक अनुसंधान के लिए। इसका सांख्यिकी से कोई लेना देना नहीं है, और तर्कयुक्त विवेक पे आधारित तो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ ये बात है
कि विद्यालय स्तर की समस्याओं का जो कारण है वो जानने का प्रयास किया जाएगा। यदि विद्यालय की समस्याओं का कारण जान जाएंगे तो समस्या का समाधान कर पाएंगे। शिक्षक विद्यालय में जो समस्या आ रही हैं उनके कारणों का पता लगा लेगा, तो यही तो क्रियात्मक अनुसंधान है जो वहाँ के शिक्षक प्रधानाचार्य तत्काल रूप से समस्या के समाधान के लिए कर रहे हैं। अन्यथा यदि विषय विशेषज्ञों के द्वारा ये किया जाए तो फिर ये क्रियात्मक अनुसंधान नहीं रहेगा। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार बहुभाषा, बहुभाषा का मतलब यहाँ पे क्या लिया जाएगा, आपको बताना है एक मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में बता रहा है। बहुभाषा यानी कि एक व्यक्ति, एक बालक जिसको एक से अधिक भाषा आती हैं या उसको एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान है, उसको एक संसाधन के रूप में किस प्रकार से हम कार्य करें या उसको समर्थन दें। तो बहुभाषा के बारे में बात कर रहा है। बहुभाषा एक संसाधन है, हमारे लिए इससे फायदा क्या है। पहला ऑप्शन है ये एक सा तरीका है जिसमें बालक अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। बिल्कुल सही बात है। अगर विद्यालय आने के बाद शिक्षक छात्र को उसकी लैंग्वेज में समझाए तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि विद्यालय की लैंग्वेज जरूरी नहीं कि इसकी जो लैंग्वेज है और विद्यालय की जो लैंग्वेज है वो सेम हो। इसलिए क्षेत्रीय भाषाओं का प्रावधान किया गया है कि आप बालक को उसकी क्षेत्रीय लैंग्वेज में भी जरूर सिखाएं। तो एक से ज़्यादा भाषा हो गई, बहुभाषा है। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई बालक पीछे न छूट जाए। जो मैंने कहा कि ऐसा न हो जाए कि वो बालक इसलिए नहीं सीख पाया क्योंकि उसके घर की लैंग्वेज और उसकी स्कूल की लैंग्वेज अलग अलग थी, इसलिए उसको बहुभाषा का ज्ञान शिक्षक को होना जरूरी है और उसका फ़ायदा शिक्षक उठाता है। कैसे कि विद्यालय में पढ़ाने गया, उसको विद्यालय की भाषा भी आती है, छात्र की भाषा भी आती है, दोनों चीज़ों को वो जो है एक साथ प्रयोग करना सीख जाता है। यह बालकों को अपने आप पे विश्वास करने योग्य बनाता है। हाँ, जब बालक को शिक्षक उसी लैंग्वेज में सिखाएगा जिस लैंग्वेज में वो आ रहा है, जिस बैकग्राउंड से आया है, तो उसको सीखने में मदद मिलती है। इसलिए आजकल आपने देखा होगा कि मातृभाषा पे जोर दिया जा रहा है सिखाने पे, ताकि घर बैठे वो अपने घर की जो भाषा है उसे ही स्कूल में प्रयोग कर पाए और प्रारंभिक जो कक्षाएं हैं उनमें उसको सीख के और आगामी कक्षाओं के लिए वो अन्य भाषाओं को भी सीख जाएगा। तो ये सभी बातें इस पर लागू होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 यानी 14। निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पे सही नहीं है। बड़ी कक्षा यानी 8वीं तक के स्तर की, 6 से 8वीं तक के स्तर की बात कर रहा है। कौन से स्तर तक की? 6 से 8वीं तक के स्तर की। तो वस्तुओं का परीक्षण करके, अवलोकन करके रिकॉर्ड दर्ज करना, ऑब्जर्वेशन तो होता है। ऑब्जर्वेशन तो 5 से बड़ी कक्षाओं में सबके लिए लागू हैं। अगला है रेखा चित्र बनाना, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है बालक को। वास्तविक अनुभव यानी एक्चुअल, उसको वह खुद प्रयोग करके देखें। अमूर्त विचारों के द्वारा विषय को समझना, ये डी वाला ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है मैं समझाता हूँ। अमूर्तता का मतलब ये है कि वह कल्पना करने की एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। अमूर्त विचार क्या होते हैं? जो कल्पना या चिंतन से संबंधित है। तो छोटा बालक इतनी अच्छी कल्पनाएं नहीं कर पाता है, वो प्रयोग कर करके या जो है अनुकरण करने से सीखेगा। उसको प्रदर्शन करें, उसके सामने चीज़ें बताएं, वास्तविक अनुभव प्रदान करें उसे कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो वह उससे रिलेट करके उसको सीख जाएगा पढ़ना। किंतु वह खुद से विचार अभिव्यक्त करके बताए या खुद से चिंतन करके इस पर विचार करे, तो ये जरूरी नहीं है। तो अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना उसके लिए प्रारंभिक कक्षाओं में यानी कि जो 8वीं तक की कक्षाएं उनमें नहीं होगा। अगला हम देखते हैं कि निम्न में से एक कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली से जो है उसे मैच नहीं खाता है। तो प्रश्न है बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली। पहला आपके इसमें बिंदु है, एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन करता है। बिल्कुल सही बात है। बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली की खास बात यही है कि एक अध्यापक एक टाइम पीरियड पे एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन मैनेजमेंट कर पाता है, उनको एक साथ संभाल पाता है। बैठने की लचीली व्यवस्था यानी कि वह शिक्षक अपने हिसाब से कक्षाओं को एडजस्ट कर लेता है। अगला है विभिन्न कक्षाओं में और एक ही कक्षा में अंतःक्रिया, विभिन्न कक्षाओं में व एक ही कक्षा में अंतःक्रिया। जब बालकों को बहुत सारी कक्षाओं को एक साथ मिला के बिठाया जाए तो फिर क्या होता है कि वह अंतःक्रिया करवाने में सक्षम हो पाया है, यानी शिक्षक के इस प्रणाली का उद्देश्य पूरा हो चुका है। बात डी वाली गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि विद्यार्थियों की आयु योग्यता के आधार समान होना इस प्रणाली में ऐसा लागू नहीं है। अगर ऐसा लागू होता तो ये प्रणाली बिल्कुल आपके किसी काम की नहीं थी। क्यों? क्योंकि यदि आयु और योग्यता के आधार पर हम विद्यार्थियों को बिठाने लग गए तो फिर आप ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों को अलग कर दोगे या उनको ऐसा अनुभव नहीं करने दोगे जो उस जो है अवस्था में उसको सीख लेना चाहिए था।
तो ये गलत शिक्षा मतलब गलत बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के विरुद्ध चला जाता है, गलत बात है। अगला बिंदु देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम किस चीज़ को बताता है। अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की। तो संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है कि बालक कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर रहा है, गामक कौशल विकसित कर रहा है, और यहाँ संज्ञानात्मक वंशक्रम की बात कर रहे हैं। तो वंशक्रम का मतलब क्या है कि उसका जो उसके माता पिता हैं उनसे उसको कुछ चीज़ प्राप्त हुई हैं। तो पहला ऑप्शन है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को यहाँ निर्धारित करेगा, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती, इनमें से सभी। नॉर्मल बच्चा इसमें डी लगा जाएगा, बट इसका जो आंसर है वो है ए। अब क्यों है मैं समझाता हूँ। वंशक्रम का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो मस्तिष्क पे पड़ेगा, क्योंकि मस्तिष्क जो संरचना है आपकी, वह आपके जो जीन्स हैं, आपका जो डीएनए जो माता पिता से मिले हैं उनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी। यानी आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, जो जन्मजात क्षमता है, वही वंशक्रम से मिली हैं आपको। किससे मिली हैं? तो जो आपकी बौद्धिक क्षमताएं जो मस्तिष्क में हैं वह जन्मजात हैं, बुद्धि जन्मजात होती हैं, जबकि ज्ञान क्या होता है? वातावरण द्वारा अर्जित किया जाता है। तो ज्ञान तो अर्जित है, बुद्धि जन्मजात है। बुद्धि कहाँ है? मस्तिष्क में है। तो मस्तिष्क वंशक्रम किससे संबंधित है? जन्मजात होने से। तो ये आ गई ना आपके जन्म से संबंधित बात, कि आपका मस्तिष्क का जो मूल स्वभाव है, यानी आपकी बौद्धिक क्षमता जो है, जो जन्मजात क्षमता है, वो वंशक्रम से प्रभावित होगी। अगला बिंदु है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन सही नहीं होना बताना है। पहला आपके सामने बिंदु है, जो अध्यापक ये विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, वो अनुभव प्रदान करने में महत्व नहीं देता है। हाँ, ये बात सही है बिल्कुल, कि यदि हम नेचुरली सीखने को देख रहे हैं तो वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देगा। वो जो है अनुभव नहीं देख रहा है यहाँ पे, वो सिर्फ ऐसा समझता है कि बालक यथार्थवादी होकर सीखे। अगला है, प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप भी जरूरी है। प्रारंभ में जब बालक सीखने जाता है तो वह उसके शुरुआती अनुभव अच्छे हैं, अच्छे नहीं होंगे तो फिर वो जो है स्कूल के आने के लिए भी प्रेरित नहीं होगा, और जब स्कूल ही नहीं आएगा तो सीख नहीं पाएगा। इसलिए अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि प्रारंभ छोटी कक्षाओं में बालकों पे विशेष ध्यान दे। अगर नींव तैयार नहीं होगी तो फिर जो है मकान अच्छा नहीं बन पाएगा, अच्छा खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए हम बालक के अनुभव शुरुआती दौर पर अच्छे तैयार रखें। तीसरा है, प्रारंभिक जीवन में नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई अध्यापक बचाव नहीं कर सकता है। यदि प्रारंभिक अवस्थाओं में या प्रारंभिक शुरुआती दौर में बालक को अच्छा अनुभव करवाया जाए, अगर उसके साथ कुछ बुरा भी आए तो उसको अच्छे से ट्रीट करें, उसको समझाए कि ये चीज़ ऐसे हैं वैसे हैं, और यदि अध्यापक इससे नहीं बचाता है तो उसके जीवन में आने वाला समय अच्छा नहीं होगा, सुखद अनुभव उसे नहीं प्राप्त होगा। और जब छोटी कक्षाओं में बालक अच्छा महसूस नहीं कर पाता तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा? उसके लिए तो मोटिवेशन ही समाप्त हो जाता है। व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप है, तो बात ये भी सही है। बस ये बात गलत है सी वाली, कि प्रारंभिक कक्षाओं में जो नकारात्मक घटनाएं हैं वह उनसे बच सकता है, उसको बचाया जा सकता है। अगला आपके प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न ये हैं कि कौन सी ऐसी विशेषता है जो परिपक्वता को अधिगम से अलग करती हैं, जो परिपक्वता में हैं पर अधिगम में वो चीज़ नहीं है। पहला आपके सामने बिंदु है, यह एक स्वाभाविक नेचुरल प्रोसेस है। परिपक्वता एक स्वाभाविक है, अभ्यास पे निर्भर करती हैं, प्रेरकों पे निर्भर करती हैं, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो अधिगम तो जो है जीवन पर्यंत चलता है, ये सबने पढ़ा है। अभ्यास करने से जो है निपुणता आती है, अधिगम प्राप्त होगा, सीखना होता है। प्रेरकों पे डिपेंड करता है कि किस किस चीज़ से प्रभावित होता है। बस ये बात अलग हो जाएगी आपकी कि परिपक्वता तो क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया है, जबकि अधिगम ऐसी नहीं है। अधिगम इससे अलग क्यों है? क्योंकि परिपक्वता यानी कि आपके मेच्योर होना एक स्वभाव है, नेचुरल प्रोसेस है। सब आयु बढ़ने के साथ साथ परिपक्व होते जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, उनमें जो है अधिगम की प्राप्ति होना सुगम हो जाता है। यानी परिपक्वता का अधिगम से संबंध है, किंतु परिपक्वता स्वाभाविक प्रक्रिया है, जबकि अधिगम ऐसी प्रक्रिया नहीं है। तो ये आपके सही आंसर हो जाएगा कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है परिपक्वता, जबकि अधिगम उससे अलग है। अगला बिंदु प्रश्न है, कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? यानी कि बाल विकास का ऐसा कौन सा यहाँ कथन है जो उससे रिलेटेड नहीं है? पहला कथन, विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। हाँ, जब हम शुरुआती दौर में बच्चे का विकास डेवलपमेंट देखते हैं तो हम उससे संबंधित कुछ भविष्यवाणी कर सकते हैं।
जैसे अगर कोई बच्चा पढ़ने में शुरुआत में तेज है तो हम कहते हैं कि ये बच्चा तो अवश्य ही अपने जीवन में सफल हो जाएगा, यानी कि उसको नौकरी मिल जाएगी या फिर वो कहीं जो है किसी न किसी वे में सेटल हो जाएगा, क्योंकि उसकी दक्षताएं हैं। तो हम भविष्यवाणी कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभावित क्षेत्रों को विकसित करना है, ये बात भी सही है। वंशानुगत उसको जो बौद्धिक क्षमताएं मिली हैं उसको विकसित करेंगे या नहीं करेंगे, करना है, ये बात भी सही है। प्रारंभिक विकास के बाद विकास प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। शुरुआती अगर विकास ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बचपन में यदि विकास सही प्रकार से नहीं हो पाता है तो बाद की अवस्थाओं तक तो वो जो पहुंचेगा तब तो उसना उतना विकास होगा ही नहीं उसका। तो ये है कि प्रारंभिक विकास का ज़्यादा महत्व होता है, सही बात है। तो यहाँ जो सी ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर होगा कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं हैं। ऐसा किसने कहा कि विकास की अवस्थाओं में जो क्षेत्रों में खतरे नहीं हैं? विकास की हर अवस्था में अपने अपने खतरे हैं, हर अवस्था में अपने अपने खतरे होते हैं, इसलिए ये बात जो है गलत बैठ बैठ जाती है। कल भी हमने ये प्रश्न देखा था और वहाँ भी ये पूछा गया था कि विकास की हर क्षेत्र में हर अवस्था में अपने अपने जो हैं क्या होते हैं, खतरे होते हैं। तो यहाँ खतरा नहीं होना बताया गया है तो बात गलत है, तो ये सी इसका सही आंसर होगा। 20वां प्रश्न है, दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। जब विद्यार्थी समूह में रहता है तो उसका सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में अच्छा हो पाता है। तो इससे रिलेटेड कौन सा कथन नहीं है या उसके विपरीत कथन चूज करना है? तो पहला कथन है वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, बिल्कुल सही बात है। जब स्वयं दल या समूह में रह रहा है तो बड़ों पर निर्भरता नहीं होगी, बात सही है। जिम्मेदारियां निभाना सीख रहा है, ये बात भी सही है। जिम्मेदारी यानी कि सामाजिकरण के अंदर समाज में क्या है, जिम्मेदारी तो बटी हुई है कि परिवार के प्रति समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, हम क्या उसकी पूर्ति किस किस प्रकार से कर रहे हैं। अपने समूह के प्रति वफादार होगा, ये बात भी सही है। जिस समूह में वो दल में रह रहा है उसके प्रति तो वफादार होना जरूरी है। अगला ये है कि छोटी मोटी बातों पर झगड़ा करते हुए लड़ाई मोल लेगा, नहीं, ये बात गलत है कि उसको लड़ाई झगड़े नहीं करना है। छोटी छोटी बातों पे अगर लड़ाई झगड़े करने लग गया तो दल समूह का सदस्य ही नहीं है, और दल समूह का सदस्य नहीं है तो फिर उसमें सामाजिकता का गुण कैसे विकसित होगा, ये बात गलत है। प्रश्न संख्या 21, योगात्मक मूल्यांकन क्यों करवाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? योगात्मक मूल्यांकन का योगात्मक मूल्यांकन इसलिए कराया जाता है कि एक लिमिटेड टाइम पर एक टाइम पीरियड पे विशेष टाइम पीरियड पे उसने क्या सीखा उसका पता लग जाए। अब ये जहाँ लिखा हुआ है वो देखते हैं। अगली इकाई से अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना, नहीं, पहले से हम पता नहीं लगाएंगे। समकक्ष संप्राप्ति में कठिनाई अनुभव कर रहा है, ऐसे विद्यार्थी नहीं ढूंढना है। ग्रेड और सुगम बनाना, अधिगम को सुगम न बनाना, ये कह रहे हैं अधिगम को सुगम बनाना और ग्रेड प्रदान न करना। ग्रेड तो प्रदान होता है, ग्रेडिंग क्यों प्रदान नहीं की जाएगी? हम सीसीई प्रणाली जो है ग्रेडिंग के लिए तो लागू करते हैं, तो ग्रेडिंग इसमें लागू होती है। बस इसका जो ऑप्शन आंसर है वो सही ए वाला होगा कि समय विशेष पे हम विद्यार्थी ने क्या क्या सीखा, क्या उसने अधिगम कितना किस प्रकार से ग्रहण किया, उसका पता इससे लग जाता है। अगला आपके सामने प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। अब ये आपको बिल्कुल वैसे ही प्रश्न दिया गया है जैसे कल प्रश्न आया था 2022 वाले में। 2012 वाले में भी वैसे ही प्रश्न है। आपको एक स्टोरी दी जाती है और स्टोरी के बाद आपसे कहा जाता है कि बताइए ये अधिगम का कौन सा सिद्धांत है। तो मैं आपको यहाँ सारे जितने सिद्धांत दिए गए इनके उदाहरण सहित समझाऊंगा। उदाहरण प्रश्न ये हैं कि राजू को खरगोश से डर लगता है। किससे डर लगता है? खरगोश से। शुरुआत में उसे काफ़ी दूर रखा गया, बाद में हर रोज उसको खरगोश के साथ कुछ समय के लिए रखा जाता है, और बाद में एक दिन ऐसा है कि राजू अब खरगोश के साथ अच्छे प्रकार से खेलने लग गया और उनमें जो है वो उसके साथ उसको गोदी में लेना भी सीख गया है, अब उसे डर नहीं लगता है। तो बताइए यहाँ अधिगम का कौन सा सिद्धांत है? तो जब आप पावलोव वाला सिद्धांत पढ़ोगे, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ोगे, तो उसमें आपको साफ साफ पता लगता है कि शास्त्रीय अनुबंधन का जो पावलोव वाला कुत्ते वाला सिद्धांत है उसमें उसकी शिक्षा की उपयोगिता ये कहती हैं कि किसी बालक में भय दूर करना है, डर को दूर करना है, तो आप कौन सा सिद्धांत प्रयोग करोगे? तो वो सिद्धांत है आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। प्रयत्न और त्रुटि का जो थोंडाइक वाला सिद्धांत है यह मंद बुद्धि बालकों के लिए होता है। किस किस बालकों के लिए होता है? मंद बुद्धि बालकों के लिए। तो आप याद रखें कि यदि ऐसा प्रश्न आ जाए कि कोई बालक मंद बुद्धि है, उसको बार बार प्रयास कराने से चीज़ें सिखाई जा रही हैं तो प्रयास और त्रुटि करके वो सीखेगा, तो मंद बुद्धि बालकों के लिए हैं। जबकि क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है, जो आपका स्किनर का सिद्धांत है, जो स्किनर वाला सिद्धांत है वो किस लिए काम आता है? वो कंप्यूटर कार्य और टंकण कार्य के लिए, यानी कंप्यूटर सीखना, टंकण कार्य सीखना,
कंप्यूटर, इसके अलावा टीवी सीखना, टीवी चलाना, रेडियो चलाना, तो आदि जो हम सीख पाते हैं वह इस क्रिया प्रसूत के सिद्धांत पे आधारित हैं, जिसमें पुनर्बलन का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर टंकण कार्य सीख रहे हैं बालक, तो वो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है स्किनर वाला। शास्त्रीय अनुबंधन का सीख रहे हैं तो उसमें डर खत्म हो जाएगा, यानी डर को कम करने की बात कही जाएगी। और मंद बुद्धि बालकों के लिए बात की जाए तो वह प्रयास त्रुटि का सिद्धांत होता है। तो मैंने आपको यहाँ अच्छे से समझा दिया है, और यदि आप इन चीज़ों को नोट भी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। प्रश्न संख्या 23, बहिर्मुखी विद्यार्थी को अंतर्मुखी विद्यार्थी से कौन अलग करता है? ऐसी कौन सी विशेषता है जो सिर्फ बहिर्मुखी विद्यार्थी में है, अंतर्मुखी में नहीं है? मजबूत भावनाएं, पसंदगी, ये तो नापसंदगी, पसंदगी, ये तो अंतर्मुखी बालकों में भी होती है, तो ये बात तो उससे रिलेटेड नहीं है। बौद्धिक कार्यों में डूबा हुआ रहता है, ऐसा नहीं है, ये तो अंतर्मुखी बालकों की विशेषताएं। बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर है, ऐसा नहीं है, ये एक तरफा बात हो गई है। तो यहाँ जो इसका आंसर होगा वो होगा कि मन ही मन परेशान नहीं होता है ऐसा बालक जो बहिर्मुखी है, वो अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रकट करता है, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर पाता है। क्योंकि बहिर्मुखी बालक की सबसे खास बात क्या है कि वह नेतृत्व क्षमता में सबसे ज़्यादा सक्षम है, और नेतृत्व क्षमता में सक्षम है तो अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएगा, छुपाता कम है, मन में परेशानी नहीं रखता है, उसको दूसरों के साथ शेयर करके उस चीज़ को वहीं के वहीं जो है सोल्व कर देता है। आगे हम प्रश्न देखते हैं, बुद्धि के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा ऐसा ऐसा कथन है जो बुद्धि के बारे में गलत दिया गया है? बुद्धि के बारे में असत्य हैं, सत्य नहीं है, यानी असत्य हैं। तो यहाँ पहला ऑप्शन है व्यक्ति की मानसिक क्षमताएं बिल्कुल सही है। मानसिक रूप से आप सशक्त हो तो आप में बौद्धिक क्षमता का बुद्धि अच्छी है। सामंजस्य, अनुकूलन कर पाते हो, एडजस्टमेंट कर पाते हो, समायोजन की क्षमता है, सही बात है। मानसिक समायोजन एक मानसिक रूप से ही तो होता है, वो पता है। व्यवहार की गुणवत्ता अच्छी की जाती है, जिसका बुद्धि क्षमता अच्छी है, जिसमें बुद्धि अच्छी है, वो व्यवहार में भी उपयुक्त होगा, ऐसा हम जो है आंकते हैं गुणवत्ता। स्थायी एवं अपरिवर्तनशील है, ये बात गलत है। बुद्धि स्थायी भी नहीं है और अपरिवर्तनशील भी नहीं है, बुद्धि परिवर्तनशील भी है, और स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की हो सकती है। स्थायी क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मान लो किसी बालक के सिर पे चोट लगी, उसकी याददाश्त चली गई, तो उसकी बुद्धि स्थायी कहाँ है? पहले उसमें बुद्धि थी, अब नहीं हो रही है, उसका व्यवहार वैसा नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि बुद्धि का स्थायी और अपरिवर्तनशील होना ऐसा जरूरी नहीं है। आगे हम देखते हैं, एक संतुलित व्यक्तित्व क्या होता है? अगर हम बैलेंस क्या देखें कि बैलेंस पर्सनालिटी देखें, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है? तो आप जब ये पढ़ोगे कि व्यक्तित्व को संतुलित करने के लिए सबसे ज़्यादा किसको प्रेफर किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा अगर प्रेफर किया जाए तो आपने पढ़ा होगा ईगो, इड, सुपर ईगो, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो हमें जो सबसे ज़्यादा याद रखना है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक आंसर होता है ईगो, यानी अहम को सबसे ज़्यादा आपको तवज्जो देनी है। जिसका अहम जितना मजबूत है वह उतना ही बैलेंस्ड पर्सनालिटी का होता है, उसके अंदर उतना ही व्यक्तित्व में बैलेंस होता है। तो जिसका व्यक्तित्व पर्सनालिटी संतुलित है उसके अंदर ईगो जो है अहम सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। ईड और सुपर ईगो का आपके यहाँ ज़्यादा रोल नहीं है। तो पर्सनालिटी अच्छी बनानी है तो आप अपने अहम इन ईगो पे काम करें। अगला प्रश्न देखते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए कौन सी व्यू रचना काम करेगी? कोई बालक मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो क्या आप उसे स्वअध्ययन करने के लिए अवसर दोगे? नहीं है। स्वअध्ययन करने का अवसर अगर उसको दे दिया तो फिर वो सामान्य बालक हो जाएगा, वो मानसिक रूप से पिछड़ा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर पाता है। सहायता के लिए बाहर से संसाधन मंगवाएंगे, ये भी नहीं है। विद्यार्थियों को लक्ष्य केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, नहीं है। ये सामान्य बालकों के लिए ही हैं चीज़ें, ये मानसिक बालकों के लिए नहीं है कि उनको लक्ष्य केंद्रित करके उनको सिखाने के लिए कहे। उनके लिए ये हैं कि जो मानसिक रूप से पिछड़ा है तो ऐसे बालकों के लिए क्या करवाया जाएगा? ऐसे बालकों के लिए सिंपल सी बातें, कार्यों को मूर्त रूप से समझाएं। वो उनको कोई भी काम जो है उनके सामने करें, उनको एक बार करके बताए और फिर उनसे करने को कहे। तो जो काम उनके सामने होगा, मूर्त रूप से होगा, वह उसे समझेंगे और फिर वैसा कर सकते हैं। क्योंकि मानसिक रूप से पिछड़े हुए हैं तो स्वप्रेरित नहीं है, वो लक्ष्य निर्धारित उनका नहीं किया जा सकता है। तो उनके लिए सीधी सी बात है कि आप ऐसे बालकों के लिए मूर्त रूप से कार्य करें और फिर उनसे करने को कहें, फिर आप करें, उनकी गलतियाँ सुधारें और फिर आप उनको करने को कहें। इससे वो जो है सीख पाएगा। अगला है, नृत्य, ड्रामा या शिल्प कला का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या खास बात है जिस वजह से हम इन सभी को आजकल जो है शिक्षा में उपयोग कर पाते हैं? विशिष्ट गुणों का विकास यानी सृजनशीलता के विकास के लिए कर रहे हैं। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी अच्छी होती हैं और दबी और बर्दाश्त न की जाने से अंतर्नोद के प्रगटीकरण यानी कुछ भावनाएं जो दबी व्यक्त रह जाती हैं वो उसको नृत्य यानी कि
विस्थापन का जो आता है आपके समायोजन के, उसके माध्यम से वो चेंज कर पाता है। यानी कि एक भावनाओं को दबा हुआ न रखेगा, उसको डांस के माध्यम से, ड्रामा के माध्यम से, शिल्पकला के माध्यम से प्रकट कर पाता है। तो इनमें से सभी बातें यहाँ लागू हो जाती हैं। अब अगला प्रश्न है कि एक बालक है, एक ऐसा बालक है जो वर्तनी की दृष्टि से, वाचन की दृष्टि से, गणना की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। तो जब आप पढ़ोगे विशेष आवश्यकताओं वाले बालक, वहाँ आपको पता लगेगा कि ऐसे बालक जिनमें त्रुटियां बहुत ज़्यादा हैं, जो सीख नहीं पाते हैं, वह अधिगम निर्योग्य बालक कहलाते हैं, लर्निंग डिसेबल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जिनमें सीखना ही नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके अंदर वर्तनी का दोष हैं, वाचन का दोष हैं, गणना करने की उसके अंदर दोष हैं, तो फिर वो अधिगम निर्योग्य कहलाएगा। क्योंकि सामान्य अधिगम वगैरह करता नहीं है। सामान्य बालकों में इतनी जो है, मतलब कहें कि इतनी निर्योग्यता नहीं होती हैं, वो चीज़ों को कर लेते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालक, जो भी आपने देखा था कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को भी जो है सिखाया जा सकता है। धीमी गति से सीखने वाले को भी जो है समय देकर सिखाया जा सकता है। तो ये अधिगम निर्योग्य बालक है जो ये चीज़ें नहीं सीख पा रहा है। अगला प्रश्न है कि फ एवं म एवं न की जो अक्षर ध्वनियाँ हैं, इन ध्वनियों के में कोई बालक अंतर नहीं कर पा रहा है, तो उसको अधिगम की कौन सी समस्या हो रही है? तो यहाँ जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके, वो होगा प्रत्यक्षीकरण। यानी कि उसने धारणा ऐसे बना के रख रखी हैं कि वो स्वयं इन ध्वनियों में अंतर पैदा नहीं कर पा रहा है। तो जब भी कोई बालक ध्वनियों या अक्षरों की ध्वनियों में अंतर पैदा नहीं कर पाता है, अंत उनमें भेद नहीं जान पाता है, तो हमेशा आप याद रखें कि वो प्रत्यक्षीकरण का शिकार हैं। उसके दिमाग में परसेप्शन ऐसा बना हुआ है कि जैसे ये ध्वनियाँ उसके दिमाग में सुनाई में देती हैं, तो वह जब कानों से सुन के उसको रिलेट करने की कोशिश करता है, तो वो ऐसा नहीं कर पाता है। और वो कभी म को तो न बोलेगा, न को म बोलेगा, फ को व बोलेगा, व को फ बोलेगा। तो वो आप कितना भी पूछे उससे, तो ये प्रत्यक्षीकरण की समस्या है। अंतिम तीसरा प्रश्न है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत किसी टीचर को कहाँ किस कार्य के लिए नहीं लगा सकते हैं? तो शिक्षक जनगणना कार्य करता है, तो बात सही है। चुनाव कार्य में भी ड्यूटी लगाते हैं, आपदा का कार्य है तो उसमें भी ड्यूटी लगाते हैं। शिक्षक की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती तो है पल्स पोलियो कार्यक्रम में। तो पल्स पोलियो कार्यक्रम में ड्यूटी किसकी लगती है? आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, चिकित्सा विभाग वाले जो होते हैं, उनकी पल्स पोलियो कार्यक्रम में ड्यूटी लगाई जाती हैं। तो ये आपके हो जाएगा कि आरटी एक्ट के तहत शिक्षक इन कार्यों में नहीं लगेगा। वो आपदा के लिए हमेशा तैयार रहेगा कि आपदा जब आ जाए तो उसके लिए सुरक्षा करे। सुरक्षा के कार्य, चुनाव कार्य कराने में सबसे महत्वपूर्ण, भारत में चुनाव कार्य करवाने का काम ही शिक्षा विभाग का है। और जनगणना जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, वो भी आपके शिक्षकों को ही दिया जाता है। तो ये कार्य हो चुके हैं। अब हम कल बात करेंगे 2021 वाले पेपर के बारे में कि 2021 वाले पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। कमेंट करके बताना कि आज का पेपर आपको कैसा लगा।